चलिए आज इतिहास के एक ऐसे नाटकीय मोड़ पर चलते हैं जब एक महान साम्राज्य बिखर गया और उसकी जगह एक व्यापारिक कंपनी ने ले ली। एक ऐसा बदलाव जिसने भारत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हमेशा हमारे सामने आता है। और 18वीं शताब्दी के भारत में मुगल साम्राज्य के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य और बस 60 साल बाद उसका बादशाह एक कंपनी से पेंशन ले रहा है। आखिर ये सब हुआ कैसे? तो कहानी शुरू होती है महान मुगल साम्राज्य के पतन से। देखिए, अक्सर हम सोचते हैं कि साम्राज्य बाहरी हमलों से टूटते हैं, पर यह कहानी बिल्कुल अलग है। ये साम्राज्य तो अंदर से खोखला हो रहा था। इस पूरे कहानी का जो टर्निंग पॉइंट था वो था 1707 में औरंगजेब की मौत। उसके बाद मानो कोई संभालने वाला ही नहीं रहा। दिल्ली का दरबार साजिशों का एक अड्डा बन गया था। और इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इन बादशाहों के निकनेम। यही पूरी कहानी बता देते हैं। मतलब शाह-ए-बेखबर, जिसे कोई खबर ही नहीं, लंपट मूर्ख, घृणित कायर। इन नामों से ही अंदाजा लग जाता है कि सत्ता कितने कमजोर हाथों में पहुंच चुकी थी। तो जाहिर है, जब बादशाह कमजोर होंगे तो असली ताकत किसके हाथ में होगी? दरबार के गुटों के। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, पूरा दरबार तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी गुटों में बटा हुआ था। ये लोग देश चलाने के बजाय आपस में ही सत्ता के लिए लड़ रहे थे और नतीजा, पूरा साम्राज्य एक तरह से पैरालाइज हो गया था। तो जब केंद्र में सत्ता कमजोर पड़ती है तो क्या होता है? एक पावर वैक्यूम बन जाता है। अब सवाल यह था कि इस खाली जगह को भरेगा कौन? देखिए, इस नए पॉलिटिकल मैप को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम इन नए राज्यों को 3 हिस्सों में बांट लें। पहले थे उत्तराधिकारी राज्य, मतलब पुराने मुगल गवर्नर जो अब आजाद हो गए थे। दूसरे थे स्वतंत्र राज्य, जो पहले भी पूरी तरह मुगलों के काबू में नहीं थे। और तीसरे थे बिल्कुल नए राज्य, जो मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह करके बने थे, जैसे मराठा और सिख। अब इन सभी राज्यों में से एक था जो सबसे बड़ा खजाना था, बंगाल। और यही वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने अपना पैर जमाया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 60%। यूरोप में एशिया से जाने वाला 60% माल अकेला बंगाल देता था। इसी बेहिसाब दौलत ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा। उनके लिए ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि सचमुच में एक सोने की खान थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। सोचिए, एक मामूली ट्रेडिंग कंपनी जिसके पास अपनी कोई बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी, उसने एक ऐसे सूबे पर कब्जा कैसे कर लिया जो शायद खुद ब्रिटेन से भी ज्यादा अमीर था। देखिए, प्लासी की लड़ाई के बारे में तो हम सबने सुना है, पर सच तो यह है कि वो जीत धोखे और साजिश की जीत थी। असली गेम चेंजर थी बक्सर की लड़ाई, जो 7 साल बाद हुई। यहां पहली बार ब्रिटिश सेना ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों की मिलीजुली फौज को हराया। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि एक जबरदस्त मिलिट्री पावर बन चुके हैं। और इस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ, ये कोट उसे बहुत अच्छे से बताता है। बक्सर की लड़ाई ने कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल पर जकड़ दिया। मतलब ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। बक्सर की जीत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, वो एक शासक बन चुकी थी। बंगाल ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में उसकी ताकत का डंका बजने लगा था। इस नए पावर को कानूनी जामा पहनाया गया दीवानी के अधिकार से। आसान भाषा में इसका मतलब था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। बस इसी एक अधिकार ने उन्हें व्यापारियों से शासक बना दिया। ये लम्हा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचिए, जिस मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के चलते थे, वो अब खुद कंपनी से पेंशन ले रहा था। ये एक तरह से मुगल सत्ता का अंत था। ये जो जीरो आप देख रहे हैं ना, ये पूरी कहानी कह देता है। दीवानी मिलने से पहले कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से चांदी लानी पड़ती थी। दीवानी के बाद उन्हें पैसा भी लाने की जरूरत नहीं थी। अब वो भारत के ही टैक्स से भारत का माल खरीद रहे थे और यहीं से उनके पूरे भारत पर कब्जे का रास्ता खुला। तो 18वीं सदी के आधे गुजरते गुजरते तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। एक पुराना साम्राज्य इतिहास बन चुका था और उसकी जगह एक कंपनी ने ले ली थी। आने वाली 2 सदियों के लिए भारत की किस्मत तय हो चुकी थी। पर यह सोचने वाली बात है कि अगर बक्सर की जंग का नतीजा कुछ और होता, तो आज हमारा इतिहास कैसा होता।